कर दिया, चल कर दिया, चलो बाल बना ले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम 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 टू दिस सेशन। में क्या होता है, क्लास आने से पहले यहाँ पे मिरर देख लेता हूँ ऐसा, मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, गुलु गुलु कर दूं तुम्हें। वेलकम टू दिस सेशन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? अगर हाँ तो चैट में मुझे बता दो तेजी से कि यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। वी आर ऑलरेडी लेट टुडे, ठीक है। तो अभी तक हमने चैप्टर में कहां बढ़ चुके हैं? तो हमने देखा कि सोशल साइंस कैसे एक इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है। हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में, मतलब आपकी प्लेट पे खाना आने से लगाकर आप बाहर जा रहे हो वहां तक, बाहर बड़े क्वेश्चन जैसे देख रहे हो कि क्यों बारिश होती है, क्यों नहीं होती है, हर चीज को अगर कोई समझा रहा है तो वो सोशल साइंस समझा रही है। वो एक नेचुरल साइंस भी है और नेचुरल साइंस के साथ साथ में एक कह सकते हो ना, एक कंप्लीट पिक्चर भी आपको देती है सोशल साइंस कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ठीक, नेचुरल साइंस भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का भी तरीका, एक सोशल साइंस भी है वो। फाइन। फिर हमने ये देखा था कि हम जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ट्रेडिशन सोशल साइंस को समझे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सोशल साइंस को समझने के लिए। और इस बुक में हम पहले चैप्टर में वही पढ़ रहे हैं कि सोशल साइंस को समझो। तो सोशल साइंस को 4 ब्रॉड डोमेन्स में देखा जाएगा। तो 4 ब्रॉड डोमेन्स क्या है सोशल साइंस के? तो वैसे तो किसी भी एक चीज को समझना है, आपको दुनिया को समझना है तो आप एक डोमेन से नहीं समझ सकते हो, ठीक है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से समझना होता है। लेकिन ब्रॉडली हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के माध्यम से सोशल साइंस को समझेंगे, ठीक है। तो हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे जो अर्थ सरफेस है और कैसे ह्यूमन बींग्स उन अर्थ सरफेस पर रह के चीजों को इंटरैक्ट कर रहे हैं, चीजों से कह सकते हैं कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं ना कि नेचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेस और टाइम में चीजें कैसे बदली है, ठीक है। नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के इंटरेक्शन को समझते हैं। आज के समय में मॉडर्न टूल्स जैसे मैप्स, ग्लोब्स, एटलस, जीआईएस, इन सब की मदद से हम सोशल ज्योग्राफी को बेटर समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन। हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, तो हिस्ट्री को भी देखने के 2 तरीके कल बताए थे। जैसे इतिहासा पुराना ट्रेडिशन, जहां पे हम स्टोरीज, माइथोलॉजीज से क्या बोलते हैं, कल्चर और टाइमलाइन, ये चीजें समझते हैं। और मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं वो इंपेरिकल एविडेंसेस, मतलब जो डेटा उन्हें मिल रहा है, ठीक है, जो कलेक्टेड और एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, उनकी मदद से हिस्ट्री को समझते हैं। और इंपेरिकल एविडेंसेस में क्या क्या तरीके होते हैं, तो जैसे आप इंपेरिकल एविडेंसेस में आप देखोगे तो जो राइटिंग्स हैं हिस्ट्री में, जो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवेलॉग, ठीक है, करस्पॉन्डेंस, जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, इन तरीके से देखने को मिलती है। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जिनसे आपको हिस्ट्री पता चलती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आ जाएगा, आपका मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाती है। फाइन। तो इस साल और आगे आने वाले साल में आप हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा का पूरा समझेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज से हिस्ट्री पता चलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, एपिग्राफिक सोर्सेज से, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज से हिस्ट्री पता चलती है। फिर अगली चीज थी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस आपको बेसिकली ये बताता है कि कैसे सिस्टम चलता है, ठीक है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, हाउ पीपल और द कंट्री शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न्ड। अब ये पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो इंडिया में अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम में धर्म की नीति जो आपको बताई गई है, अर्थ की नीति बताई गई है, राजधर्म की नीति बताई गई है, कैसे इंडिया में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती राज सिस्टम के थ्रू बताई गई है, वो सारी चीजें ये बताती है कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। अब चौथा डोमेन जो है वो है इकोनॉमिक्स, जिसे हम आज पढ़ेंगे। क्या कल तक इतना पढ़ा था उसके बाद की चीजें समझ में आ गई? आज हमारा चैप्टर जो है मतलब आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी, कल ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी, कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी पेन कहां चली गई? ये रही, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? अच्छा, इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे लिए नया भी है, ये भी मजेदार चीज है। इकोनॉमिक्स तो तुम्हारे लिए ऑल टुगेदर एक नई चीज है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं बताओ? व्हाट डू यू गाइज स्टडी इन इकोनॉमिक्स? देखो, इकोनॉमिक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ द वर्ड, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, कि जो आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये इस सिस्टम को क्या कहते हैं? हम इकोनॉमी कहते हैं। अब इस इकोनॉमी में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसको पढ़ने की ही टेक्निक जो है, इसे पढ़ने की टेक्निक को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स, है ना? सिंपल है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स।
गॉट माय पॉइंट? बताओ, क्लियर है? टेल मी फास्ट। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं, इकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। क्लियर है? जल्दी बताओ भाई। आइए, जैसे हम देखते हैं ना कि बाजार है, बाजार में सामान बिक रहा है, सामान खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें सब कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। मतलब ब्रॉडली व्हेन यू स्टडी हाउ द वैल्यू इज क्रिएटेड, डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पिछले साल तक जो बुक हुआ करती थी इकोनॉमिक्स की, उस बुक का नाम था मतलब जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स जो बुक थी, उसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर्स हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो इकोनॉमिक्स की चैप्टर्स आए हैं, बुक तो 2 ही कर दी ना, तो इस बार जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर आए हैं, उन चैप्टर में एक बड़ी यूनिक सी चीज आपको देखने को मिलेगी। और वो यूनिक सी चीज क्या देखने को मिलेगी कि बहुत अच्छा कंटेंट है। आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी परसों आपका पहला चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स का सानिध्य सर पढ़ाएंगे, यू लव इट, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको वन शॉट देना शुरू करूंगा, तो मैं भी आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। इनफैक्ट ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर का वन शॉट भी देते जाऊंगा। हो क्या रहा है ना, क्योंकि नया सिलेबस है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हाँ एक बार पढ़ने के बाद उनको रिवाइज करना है, तो शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस। अब जैसे इसको अपने 4 दिन में पढ़ा, 4 घंटे में, वन शॉट में आपको 30-35 मिनट में, आधे घंटे में, 45 मिनट में बना के दूंगा। तो वाला एक चैनल, एक नया चैनल मैंने इसीलिए डेडिकेटेडली बनाया है कि दिगराज सर 9th and 10th, ठीक है। तो उस चैनल पे, दिगराज सर 9th and 10th वाले चैनल पे आपको वन शॉट वगैरह मिलते रहेंगे, वो आपके थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। उससे आपको वन शॉट वगैरह वो सारी चीजें वहां पे मिल जाया करेगी, ठीक है। वो चैनल अगर जिसने चेक नहीं किया तो चेक कर लेना, दिगराज सर 9th and 10th। क्लियर है? इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं देखो, इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी डिसाइड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। एक अच्छी कहानी बनाते हैं कि एक आदमी था, उसके पास 4 सेब थे, ठीक है, 4 सेब थे। अब क्या हुआ कि खाने वाले 5 लोग थे, तो 4 सेब 5 लोगों में किसको दिया जाए? अब 5 लोग थे जिनके पास में अलग अलग रिसोर्सेज होंगे। तो अगर इस व्यक्ति को मान लो कि बॉटल चाहिए थी पानी पीने के लिए, ठीक है, तो उनमें से किसी एक के पास में बॉटल थी, तो वो बॉटल के बदले इसने उसको 2 सेब दे दिए। किसी के पास कुछ सामान नहीं था तो उसको ये सेब क्यों देगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन बैठती है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्स, आप वो उनका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, किसे दोगे, बदले में क्या लोगे, है ना। तो ये जो पूरा इकोनॉमी का सेटअप होता है, यही सब कुछ को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीज समझने में मदद करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो हमारी नीड कैसे पूरी करें। इट स्टडीज हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ भी सामान देश में अगर बन रहा है, मान लो आटा बना, तो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, गेहूं कैसे फैक्ट्री तक जा रहा है, फैक्ट्री में कैसे आटा चक्की में मतलब वो आटा बन के पैकेजिंग हो रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, तो कैसे चीजें प्रोड्यूस होती है, एक्सचेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। इट एग्जामिन्स हाउ दीज प्रोसेस शेप एवरीडे लाइफ। इकोनॉमिक्स आपको ये दर्शाता है, ये सिखाता है, ये समझाता है कि ये सारी चीजों की प्रोसेसेस कैसे होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपको ये दर्शाता है, ये सिखाता है कि इन सारी चीजों की प्रोसेसेस जो है वो कैसे होती है। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ दीज प्रोसेसेस शेप एवरीडे लाइफ, from the food we eat and the clothes we wear to the jobs people do and the service they use, ठीक है। तो अराउंड अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट, इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अराउंड हर वो चीज जो अर्थ के रूप में हो रही है, पैसे के टर्म्स में, उसको पढ़ा जाता है कि हम क्या कपड़े, क्या खाना खाते हैं, क्या कपड़े हम पहनते हैं, क्या काम करते हैं, इन सारी चीजों को जब समझा जाता है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। अब जैसे क्या होता है ना, सरकार को भी ये करना होता है कि इतने 1000 करोड़ रुपए का बजट लाएंगे, इतने 1000 करोड़ में से कुछ 100 करोड़ इस सेक्टर में जाएंगे, कुछ 100 करोड़ उस सेक्टर में जाएंगे, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारा सब कुछ आप इकोनॉमिक्स की मदद से ही पढ़ते हो, ठीक है। यू ऑल स्टडी दिस थ्रू इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारा सब कुछ हम इकोनॉमिक्स की मदद से ही पढ़ते हैं। कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट टू बाय, प्रोड्यूसर्स डिटरमाइन
what and how much to produce, and government, ठीक है, and governments frame policies to balance goals such as the growth and the stability, efficiency and fairness, ठीक है। और ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट तय करती फिर कि कैसे एफिशिएंसी लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा जाता है। इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस। हम क्या सोचते हैं ना कि प्रोडक्शन को देखना है तो नंबर्स ही पढ़ना होगा बस, कि हाँ इतने का प्रोडक्शन हो गया, इतने का प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप वो प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, इक्विटी है कि नहीं। इकोनॉमिक्स में आप वेलबींग के बारे में भी सोचते हैं कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ जहां पे जो पीछे रहेगा उन्हें भी आगे लाया जाए। तो ये इकोनॉमिक्स का ब्रॉड एरिया है, ठीक है। ये ब्रॉड एरिया टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स है। क्लियर हुआ? इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज रिच डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। इंडिया की एक, अब वही मैं बता रहा हूं ना, इस बुक में हर चीज को इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो इंडिया में देश चलाने के लिए जो अर्थव्यवस्था की बात होती है, जैसे अर्थशास्त्र किताब जो है, तो वो ऐसा लगता है सुनने में कि इकोनॉमिक्स की बुक होगी। अर्थ मतलब इकोनॉमी होता है, ठीक है, अर्थ मतलब पैसा होता है। तो वो जो बुक होगी अर्थशास्त्र, वो इसी चीज पर बेस्ड होगी कि कैसे पैसा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो आपको ये दर्शाता है, ये समझाता है कि कैसे स्टेट गवर्न होता है, कैसे पॉलिटी चलती है, ठीक है, कैसे पॉलिटी चलती है, वो अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। समझ में आई मेरी बात? वो अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्टेट को चलाना है तो फ्यूल जो होता है, वो फ्यूल क्या होता है? फाइनेंस इज द फ्यूल, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि पैसा होगा तभी देश चलेगा। तो इकोनॉमिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉलिटिकल साइंस है। तो इंडिया हैज अ रिच एंड डायनामिक इकोनॉमिक हिस्ट्री। फॉर सेंचुरी इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज, ठीक है। काफी लंबे समय तक जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड में जैसे आप देखोगे तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के थ्रू होता था। एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मैरीटाइम एक्टिविटी, ठीक है। जो ट्रेड हो रहा है, और कह सकते हैं जो समुद्र के रास्ते ट्रेड हो रहा था, सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड हो रहा था, सब कुछ इंडिया के थ्रू ही हो रहा था ना, सब कुछ इंडिया के थ्रू ही हो रहा था। कॉलोनियल रूल डिसरप्टेड दिस प्रोग्रेस, रिजल्टिंग इन वाइडस्प्रेड पॉवर्टी, रिकरेंट फेमाइन एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया की सोने की चिड़िया का सोना उड़ा के ले गए। चिड़िया चिड़िया रह गई और चिड़िया तड़पते रह गई। क्यों? कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खराब कर दिया। उनके कारण क्या हुआ, जब हैवी टैक्स लगाते थे तो हमारे यहाँ गरीबी आई, गरीबी के कारण भूखमरी आई। तो ये सारी समस्या हमने फेस करी। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए, तो ये एक हिस्ट्री बता रहा हूं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो दो सब्जेक्ट मर्ज हो गए ना, कि हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ एज ए नेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, उसका भी अपने आप में एक इतिहास है कि हम सोने की चिड़िया थे, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे ऊपर क्या कर दिया, हमारे ऊपर उन्होंने मतलब एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारा कह सकते हो कि हमें गरीबी देखना पड़ी, हमें फेमाइन देखना पड़ी, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, ये सारी समस्याएं हमने फेस करी, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद में फिर इंडिया ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना शुरू किया, हमने अपनी इकोनॉमी को उठाना शुरू किया। इन रिसेंट डिकेड्स आवर कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस through improvement in infrastructure, expansion of education and technology, reduction in poverty and rising life expectancy, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली जब इंडिया ने अपने आप को रिबिल्ड करना शुरू किया तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए, ठीक है, एम्स बनाए। इससे गरीबी कम हुई, धीरे धीरे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। जब एक देखो एक पता है, मैं एक डेटा पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है सुनना, कि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो लोगों की हाइट से पता चल सकता है? क्या बात कर रहे हो? जैसे बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, साउथ एशियन कंट्रीज कौन हो जाएंगे? जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में आप ये लिख लो, साउथ एशियन कंट्रीज में आपके सिंगापुर हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज हो गई, फाइन, इंडोनेशिया हो गया। तो साउथ एशियन कंट्रीज में गरीबी रही है बहुत, लेकिन सिंगापुर वगैरह जैसे हैं, तो एक पीरियड के बाद में यहाँ पे गरीबी खत्म हुई है। अब जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है, वहां लोगों की हाइट से पता लग जाएगा। वो कैसे? तो आज भी जिन देशों में गरीबी है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां क्या है ना कि बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद में जो 1000 दिन रहते हैं, उस 1000 दिन तक वो बच्चा क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, कितना अच्छा खा रहा है, उस चीज पर डिपेंड करेगा उस बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी आगे के लाइफ में भी। ये फैक्ट है।
ठीक है, इसीलिए जब वो छोटे बच्चे नखरे करते हैं ना, मैं नहीं खाऊंगा, उस पर उसको चिड़िया उड़ा के कौवा उड़ा के खिला रहे होते हैं, मेरे पास ला दो, मार मार के उसका चमगादड़ बना दूंगा, खा चुपचाप। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा होने के 1000 दिन के अंदर जो खाता है वो ये तय करता है कि उसकी ग्रोथ कैसे होगी। 1000 दिन वो नखरे कर रहा है तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा? समझ में आया? कैसे ग्रो करेगा? नखरे नहीं करना चाहिए, इसके लिए खाना चाहिए बच्चों को अच्छे से। अब तुम में से अगर कोई ऐसा है कि जिसका मान लो कि कुपोषित रह गए, बॉडी कमजोर रह गई है, हाइट ग्रो नहीं हो पाई, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि आपने बचपन में क्या किया ना, बचपन में वो उस तरह से न्यूट्रिएंट्स को, डाइट को सिग्निफिकेंटली नहीं समझाना, पेरेंट्स ने समझाना कुछ। और गरीब देशों में क्या होता है कि वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता उतना, जो भी उतने विटामिन चाहिए, उतना प्रोटीन चाहिए, उतने जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिलती है। अब दिखती बात है कि जिन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया होगा वहां पे अपने बच्चों को अच्छा खिलाएंगे ही, कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चों को अच्छा खिलाना। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा नहीं खिला पा रहे, मतलब देश गरीब है। तो अगर किसी देश में एवरेज हाइट पहले 5 फुट 5 इंच होती थी, अब उस देश में एवरेज हाइट लोगों की 5 फुट 8 इंच होने लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इकोनॉमिकली भी ग्रो करा है। ये एक ऐसी स्टडी थी, एक रिसर्च पेपर था, मैंने पढ़ा था। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो वो केस है, यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे तो यू विल गेट टू नो। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझ में आया? बताते लाला। आया समझ में? तो यहां पे वही बताया गया है कि जब हम डेवलप हुए इंडिपेंडेंस के बाद में, तो हमने सिग्निफिकेंट तरीके से क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट किया, पॉवर्टी खत्म करी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी कि अब लोग अच्छा जी पा रहे हैं, ज्यादा जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसपास फैसिलिटीज होगी वैसी। येट इंपॉर्टेंट चैलेंज रिमेन्स, पर्टिकुलरली इंक्रीजिंग इनकम एंड इंश्योरिंग दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीचेस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि डेवलपिंग अ नेशन इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, कि हमेशा आपको उसको अचीव ही करना होगा। तो आज भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? कि इनकम जो बढ़ रही है तो सबकी बढ़ना चाहिए, डिस्पैरिटी ना हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसके बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते फिर क्या होता है, इसी चीज को ध्यान में रख के आज भी कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक्स के अंडर में इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स अ सेंट्रल नेशनल गोल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसीलिए एक सेंट्रल नेशनल गोल है कि देश ग्रो करे, और देश ग्रो करने के साथ में देश का हर एक व्यक्ति भी ग्रो करे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स helps us recognize both achievement and challenges। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है तो उसमें आपको एक अचीवमेंट भी है, मतलब वही है कि आपको दौड़ के रेस में फर्स्ट प्राइज लाना है। तो फर्स्ट प्राइज लाना अपने आप में एक अचीवमेंट होगा, लेकिन आपको और कॉम्पिटिटर्स को हराना भी है, वो चैलेंज भी है। एंड वंस यू ओवरकम अ चैलेंज, इट बिकम्स योर अचीवमेंट। आपको एक मंजिल से कूदने में डर लगता था, कूदना नहीं है, जैसे रेत रहती है, कुद्दी मारते हैं, ठीक है, तो एक मंजिल से कूदने में डर लगता था, वो आपके सामने एक चैलेंज था। लेकिन वंस यू स्टार्टेड जंपिंग फ्रॉम द, ठीक है, तो आप क्या है, सुपरमैन की तरह कूद रहे हो, कुलाटियां मार रहे हो। तो जब आपने सीख गए तो वो चैलेंज आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है ना? तो वंस अ चैलेंज एंड इफ यू ओवरकम इट, इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। तो वही है। तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक्स को समझना जो है वो हमें ये एहसास दिलवाता है कि ये अपने आप में एक अचीवमेंट भी है, एक चैलेंज भी है। ठीक है, एंड एनकरेजेस अस टू थिंक हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, मतलब हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड मोर वाइजली एंड फेयरली so that challenges can be overcome, ठीक है, while ensuring sustainable growth that meets present need without harming the availability of future generation to meet their, ठीक है, मतलब ये पैराग्राफ जो है ना, इस पैराग्राफ को मैं चांद सितारे फूल और शबनम लगाता हूं, चांद सितारे फूल और शबनम लगाता हूं। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। समझना है पैराग्राफ कैसे महत्वपूर्ण है। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको क्लियर कट तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है कैसे समझ में आएगा? कि आपको आप जब इकोनॉमिक में पढ़ते हो, चीजों को समझते हो, तो आपके सामने कुछ कुछ करने के लिए काम है, कुछ कुछ समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए ताकि क्या हो, ताकि आप सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर पाओ, एक ऐसी ग्रोथ अचीव कर पाओ जो समय के साथ में बेहतरीन तरह से क्या कराए, समय के साथ में बेहतरीन तरीके से आपकी कंट्री को ग्रोथ करे, आपकी आज की जरूरत भी पूरी हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हो और आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी नीड हैम्पर ना हो। इन सारे सवालों को टैकल करना ही इकोनॉमिक्स को समझना है। ठीक है, तो ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स, आगे आने वाले 2 सालों में, you will study the foundation of Indian economy, market and prices, financial management and entrepreneurship। और इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने
जानने को मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ोगे, मार्केट और मार्केट में चीजें कैसे काम करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ोगे आप, इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ोगे, जीडीपी को पढ़ोगे, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको पढ़ने को मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, यूनियन बजट जो होता है, तो बजट जब आता है, ठीक है, बजट आता है फरवरी में, तो बजट का क्या काम होता है, कैसे बजट आता है, उसमें क्या चीजें हैं। These topics will help you understand how economic decisions affect individuals, community and nation as a whole. ये सारा सब कुछ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, समझ में आया? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? फेमाइन मतलब क्या होता है ना, जब सूखा पड़ जाता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है और खाने की कमी के कारण लोग दुर्बल हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो फेमाइन होता है। क्या खाने के कारण लोगों की मृत्यु होती है? तो देखो मैं बता रहा हूं एक चीज, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक जी जो है, तो वो एक धरने पर बैठे हैं। मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि किस पार्टी ने क्या है, किसका मोटिव क्या है, कौन सही है कौन गलत है। इन सारी चीजों से ऊपर एक इंसान अपनी बात पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है। और यहां पे आपको ना 2 मिनट के लिए सारी पॉलिटिक्स, सारे नेता, सारी नगरी, इन सबसे दूर आके ये सोचना होगा कि ही इज अ एजुकेशनिस्ट, वो एक इनोवेटर है। जब ऑल इज वेल, वो जो 3 इडियट्स हैं, उस मूवी को जब आप देखते हो, तो वहां पे जिस कैरेक्टर को आप एडमायर करते हो ना, वो उस कैरेक्टर का प्रतिबिंब है। तो वो उस लेवल का व्यक्ति जो है, अपनी जान हथेली पर लेकर जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उन हंगर स्ट्राइक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए या फिर उनका कोई एजेंडा या फिर ये वो, उस व्यक्ति को एटलीस्ट सुना जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या लगता है आपको? है तो होता है ऐसा कि जब, जैसे अगर आप देखते हैं, तो लोगों को लंबे समय तक जब खाना नहीं मिलता है तो मृत्यु होती है, उस स्थिति को फेमाइन बोलते हैं। खैर फेमाइन का यहाँ से वहां तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो why should we study social science after exploring how social science helps us observe events, ask questions and examine evidences? ठीक है, an important question arises, how does this knowledge help us in our life? ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है, कि why should we study social science? क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस? ना रहेगा सब्जेक्ट, ना रहेगा झंझट, पढ़ना ना पड़े, बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही पास हो जाए। एक सब्जेक्ट जबरदस्ती बढ़ाया, क्यों पढ़ना है ना? क्यों पढ़ना है? ये हमारे जीवन में कैसे इंपैक्ट क्रिएट करता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले तक हमने जो चारों बुक के बारे में पढ़ा है, तो चारों बुक के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लो, तुमसे बताओगे? बताओ, आ जाओ। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री, पोल दे रहा हूं, ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री इन इंडिया इज साइंटिफिक मेथड, ओरल स्टोरी टेलिंग मेथड, डिजिटल रिकॉर्डिंग और मैप्स। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक्सपेक्टेंसी का मतलब, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना समय जीने वाला है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है। आप कितना समय जियोगे, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पार्ट कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? कल मैथ्स का एग्जाम है, तो पढ़ो। छुट्टी से क्या होता है? यूनियन बजट मतलब क्या होता है? जो सरकार रहती है ना, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक बजट लाती है और उस बजट के थ्रू वो बताती है कि हाँ, इतना इतना पैसा हम इस बार अलोकेट कर रहे हैं, ये काम करवाएंगे, ऐसा वो यूनियन बजट होता है, ठीक है। बताओ, आप भी तो अपनी मूंछ खा रहे हो, क्या खाना नहीं दिया आंटी ने? अबे मूंछ खा रहे हो, क्या हो रहा है? ऐसा कर रहे हो, मूंछ थोड़ी ना खा रहा हूं। चलो बढ़िया। इसका राइट आंसर, जैसे अगर आप देखोगे, तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 69% बच्चों ने सही राइट आंसर दिया है, ठीक है। बी, ओरल, ठीक है। इतिहासा पुराना जो है, तो इतिहासा पुराना जिसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, जिसमें जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, रामायण है, महाभारत है, दशावतारा की कहानियां हैं, तो वो सब भी एक तरीका है हिस्ट्री को लर्न करने का, हिस्ट्री को एक्वायर करने का। तो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग हिस्ट्री इन इंडिया इज ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। अगला क्वेश्चन देखो, अब पॉलिटिकल मतलब असर्शन दिया गया, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज
गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रीजन दिया गया है इट एग्जामिन्स कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्या बात सही है? और ये अगर ये गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करती है तो कैसे करती है? क्योंकि स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बताओ। पोल दे दिया मैंने। पिछले वाले पोल का लीडर बोर्ड अगर बताऊं मैं तुम्हें, तो पिछले वाले पोल में जागृव ज्योति, ओके, जागृव ज्योति, देका, दीपेश कुमार आहूजा, दिव्या, श्रेयांश, आरुष, आराध्या, संचय, अविका, मोहन और केशव, ये सारे बच्चों ने पिछले वाले लीडर बोर्ड में फटाफट आंसर दिए थे। अब ये वाला पोल देखो क्या है, तो असर्शन सही है। देखो, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पॉलिटिकल साइंस में आप ये पढ़ते कि कैसे देश चलाना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन डिस्ट्रीब्यूट पावर, डिसीजन मेकिंग पावर है। इट आल्सो एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। और पॉलिटिकल साइंस ये भी पढ़ता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। इट एग्जामिन्स कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, की कैसे देश बने हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी, किसमें? पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन बन रहा है, मान लो कि हाउ द पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द गवर्नेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन क्या ये इसका आंसर बन रहा है? हाँ, बिकॉज लगा दो कि पॉलिटिकल साइंस कैसे स्टडी करता है गवर्नेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, तो इट स्टडीज विद द हेल्प ऑफ बाय एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, अलग अलग देशों की गवर्नमेंट को पढ़ना, उससे पॉलिटिकल साइंस को क्लियर हो जाता है कि कैसे देश चलते हैं। तो बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए और आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्लियर हुआ? सर मेरे दोस्त छोटा है तो क्या इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है? तुम्हारे दोस्त के घर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही फ्रूट्स नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, इस कारण वो छोटा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है बताओ? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ह्यूमन इवोल्यूशन। ये तो बड़ा इजी है, मैं लगा देता हूं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है ना। पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड देख लें एक बार। तो मयूर, कुमार, सात्विक राज, आदित्य, अदिति, ईशा, आरव राव, आराध्य, यश, राज, अभिनव और स्वरा, ये सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दी जाए एक बार चैट में। पोल आ रहा है वो भाई। स्टोन एज का चैप्टर कंप्लीट कब होगा? स्टोन एज का चैप्टर आने तो दो, जरा पहले ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स का तो आपका कल से चालू, परसों से चालू हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ऐसे। हाउ डज ज्योग्राफी यूज बोथ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड? गिव सूटेबल एग्जांपल। तो ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेज का इस्तेमाल करती है। नेचुरल साइंसेज क्या है? जैसे ज्योग्राफी में आप नेचुरल साइंसेज देखोगे, पेन अलग क्यों चल रहा है भाई? स्मॉल टिप पे रेड, टिप पे येलो, है ना। ज्योग्राफी नेचुरल साइंसेज का इस्तेमाल करती है। जैसे क्या हो गया? फिजिक्स, मैथ्स, ये नेचुरल साइंस है। फिजिक्स, मैथ, जो कि 2 और 2 4 होता है तो 4 होता है, ये नेचुरल साइंस है, फिक्स है ना। फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। एग्जाम्पल देना है आपको। तो ज्योग्राफी में आप ये भी पढ़ते हो, जैसे नेचुरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम पता करते हैं क्या कि हाउ रेनफॉल अकर्स, है ना। ये आप फिजिक्स को जब तक नहीं समझोगे कि हवाओं के डिफ्लेक्शन से, अर्थ के मूवमेंट से, क्या बोलते हैं कि इंडिया में मॉनसून विंड्स आती है, तो ये नेचुरल साइंस की मदद से तो आप समझते हो कि हाउ रेनफॉल ऑकर्स। आप रेनफॉल के प्रोसेस को देखोगे तो क्या बोल सकते हैं ना, इवापोरेशन जो होता है, तो इवापोरेशन के प्रोसेस में आप देखते हैं तो हीटिंग के कारण गैस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड से सॉलिड स्टेज में आ गए। साइंस है ये, केमिस्ट्री है ना। इवापोरेशन जो होता है हीट के कारण, ये साइंस ही तो है। जैसे हीट के कारण वो वाटर बॉडी जो हीट अप होती है, इवापोरेशन होता है, तो लिक्विड से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है, ये केमिस्ट्री है। और वो जब गैसियस स्टेज में जाएगी, इवापोरेशन जो है तो वो कंडेंस होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो हाउ रेनफॉल अकर्स ये आपको नेचुरल साइंस के थ्रू पढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में जैसे आ जाएगा क्या, जैसे सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी,
ठीक है। और क्या कह लो, सोशियोलॉजी के साथ साथ में आप जैसे हिस्ट्री भी एक सोशल साइंस का पार्ट है। हिस्ट्री के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस का पार्ट है। तो जैसे अब रेनफॉल हो रही है तो हाउ रेनफॉल होकर के बाद में आप देखेंगे कि हाउ इट इज इंपैक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल। तो अब ये आप सुटेबल एग्जांपल है। हाँ, ये आप सोशल साइंस के पार्ट में पढ़ रहे हो। नेचुरल साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। कैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश के कारण जो समुद्र के किनारे लोग रह रहे हैं उनको मूव करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे क्या वाटर लेवल बढ़ता है। नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको मूव करना पड़ता है। हिस्ट्री ये प्रूफ है। मोहनजोदड़ो मूवी देखिए, जब बाढ़ आती है तो लोग क्यों छोड़ छोड़ के भागते हैं वो वहां से। तो हिस्ट्री बताती है कि बारिश के कारण बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण क्या लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था, है ना। इकोनॉमी बताती है कि बारिश आती है तो खेती होती है। तो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी। मजा आया ये आंसर में? लिख पाओगे? बताओ। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? क्लियर है? टेल मी फास्ट। क्या ये क्लियर हो गया कि तुम्हें यहां पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ज्योग्राफी, है ना। चलो बढ़िया। अब एक्सप्लेन दी 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज यूज्ड इन हिस्ट्री राइटिंग। 3 तरह के सोर्सेज क्या क्या है जो हिस्ट्री राइटिंग में यूज हो रहे हैं। तो आप 3 सोर्सेज कुछ भी लिख सकते हो। हमने 4-5 पढ़े हैं। जैसे आप क्या देखोगे, न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक स्टडी जो होती है, मतलब कॉइन्स की मदद से आप हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना। न्यूमिस्मेटिक वो हो गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से आप पढ़ते हो, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज है यहाँ पे। फिर क्या है, जैसे एपिग्राफिक जो सोर्सेज होते हैं, जो हमने 4 यहाँ पे पढ़े हैं, 4-5 एपिग्राफिक सोर्सेज हो गए, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हो गए, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज एक मेजर वो रहता है, लिटरेरी लिखो तो लिटरेरी ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज हो गए, ठीक। कर लोगे? आंसर लिख पाओगे इसमें? बढ़िया, बेहतरीन आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। क्या कि ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड एक्सप्लेन इट्स मेन एरिया ऑफ स्टडी। मेन एरिया ऑफ स्टडी क्या है? गवर्नेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह लो या डिसीजन मेकिंग कह लो। यही चीज आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है, है ना। हाउ डज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड गवर्नेंस इन सोसाइटी। तो ये बताती है कि किसके पास कितनी पावर है, डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, ये सब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। हाउ गवर्नमेंट इज कंस्टिट्यूटेड, इट स्टडीज द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ये सब कुछ आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो। मैं देखो हिंट दे रहा हूं और ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना रहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। बता दे लाला। कांट अंडरस्टैंड योर राइटिंग। अबे राइटिंग में क्या, गवर्नेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग। ज्यादा दिक्कत जा रही है क्या राइटिंग में? बड़ा बड़ा लिख दूं, बड़ा बड़ा? हाँ गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। हाउ इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट कनेक्टेड विद द कंसेप्ट लाइक धर्म, अर्थ एंड राजधर्म। धर्म मतलब क्या है? मॉरल ड्यूटीज, ये पढ़ा था अपन ने, थोड़ा बड़ा लिख दे तो लाओ। अर्थ मतलब क्या है? अर्थ मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, वेज टू अर्न मनी, वेज टू अर्न मनी
आप समझ में आ रही राइटिंग? राजधर्म क्या है? राजधर्म क्या है? ड्यूटी ऑफ द रूलर, ड्यूटी ऑफ द रूलर है ना। तो अब क्या है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द एंशिएंट टेक्स्ट। तो एंशिएंट टेक्स्ट जो है हमारे, जैसे सच एज अर्थशास्त्र, ठीक है, जैसे शुक्र नीति, ये सब पढ़ा था। ये जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं कि एक्सप्लेन्स हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न, है ना। ये सब ये तो बताता है कि कैसे देश चलना चाहिए। क्लियर हुआ? चलो, डिस्क्राइब इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टू द प्रेजेंट। इकोनॉमिक जर्नी बताओ फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड टू द प्रेजेंट। तो अगर हम क्या देखें तो इंडिया इनिशियली जो था, इनिशियली सोने की चिड़िया थे हम, ध्यान है ना। सोने की चिड़िया थे इनिशियली। तो फिर क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। तो जो कॉलोनियल टाइम पीरियड रहा, कॉलोनियल टाइम पीरियड में क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, इससे आंसर लिखना रहेगा। क्या हुआ एक्सप्लॉयटेशन में? पॉवर्टी देखने को मिली, हमारे रिसोर्सेज ड्रेन करके रह गए, हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह खत्म कर दी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जैसे हम देखते हैं तो फिर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमने फोकस किया। है ना। और फिर क्या हुआ? उसके बेनिफिट से मिले कि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करी, हम एजुकेशन सेक्टर में ग्रो कर गए, और ये सारा सब कुछ हुआ। क्लियर हुआ? ये सारा सब कुछ फिर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स? हाउ डज इट हेल्प बैलेंस प्रेजेंट नीड्स इन द फ्यूचर? अब ये देखो, क्या ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ओपन एंडेड, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? आप मन से लिख सकते हो। जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि जिसमें आप मन से लिख सकते हो कि कैसे चीजें काम करी, कैसे चीजें ग्रो करी। तो व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट? तो आपको बताना कि अगर हम आज रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे सही तरीके से कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे, तो एक दिन रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। फिर इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, फिर सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी, फिर कैसे आप ज्योग्राफी में बैलेंस बना पाओगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम मन से लिख सकते हैं। क्या आंसर लिख पाओगे? मतलब इसमें कोई एक वो नहीं होते हैं। अबे सोने की चिड़िया एग्जाम में मत लिख देना, ऐसे लिख देना कि वी वर अ प्रॉस्परस कंट्री, ठीक है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिच ट्रेड और कल्चरल कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में हम बड़ा कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदली और ब्रिटिशर्स ने क्या करा? फिर एक्सप्लॉइट करा। तो व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस, अगला टॉपिक है अपना। उसमें पॉइंट यही है कि सोशल साइंस क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो हाउ डज दिस नॉलेज, सोशल साइंस पढ़ने से हमारी लाइफ जो है कैसे सरल होगी, हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, सोशल साइंस पढ़ने से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये वाला टॉपिक भी हमें आज ही पढ़ना है, क्योंकि ताकि कल अपन चैप्टर आराम से कंप्लीट कर पाए अपने, है ना। तो सोशल साइंस पढ़ने से हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, देखो। तो द हाउस यू लिव इन, द वाटर यू यूज, फाइन, अच्छे से समझना, ये सब कुछ सोशल साइंस पे डिपेंडेंट है। द रोड यू ट्रेवल ऑन, the school you attend, the market you visit, and even the digital space you use are the part of system created and managed by society. सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस में जो रूट वर्ड है वो क्या है? सोशल। सोशल साइंस में सोशल प्लस साइंस, ठीक है। तो ये जो सोशल है, दिस सोशल स्टैंड्स फॉर सोसाइटी एंड society
अब हो क्या रहा है ना, ये सोशल जो है तो सोसाइटी को दर्शाता है, सोशल मतलब ये सोसाइटी को दर्शाता है। और साइंस क्या है, साइंस जो है, साइंस इज स्टडिंग अ पैटर्न। साइंस का मतलब ये होता है ना, जैसे साइंस क्या है, हम केमिस्ट्री लैब में जब पढ़ते हैं तो एक पैटर्न है कि हाँ इस केमिकल में ये केमिकल मिलाओगे तो ये केमिकल बनेगा, ऐसे रिएक्शन होगा, ये सब कुछ। तो स्टडिंग इज अ पैटर्न, मतलब साइंस इज स्टडिंग अ पैटर्न। फाइन, साइंस मतलब जब आप किसी चीज को एक पैटर्न में पढ़ते हो तो वो साइंस होता है। तो अब जब सोसाइटी के पैटर्न्स को पढ़ते हो वही तो सोशल साइंस होता है। ठीक है, तो आप जिस घर में रह रहे हो, आप जो पानी पी रहे हो, आप जिस रोड पे चल रहे हो, आप जिस स्कूल में जा रहे हो, आप जिस मार्केट में हो, इवन जो डिजिटल स्पेस पे आप हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, ये सब कुछ सोसाइटी का पार्ट है, अच्छे समझना। तो सोशल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम्स डेवलप, हाउ दे फंक्शन, मतलब वही पूरा पैटर्न, हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। You also live among people who may speak different languages, follow diverse custom, practice variety occupations. ये सब सोसाइटी का हिस्सा है ना। तो why do such differences exist within the same country? How do they continue over the time? ठीक है, ये differences हैं और ये differences चलते भी रहेंगे। ठीक है, social science explains these variations as the outcome of geographical, historical, cultural and economic factors. ठीक है, तो ये जो इतना डिफरेंसेस हैं, ये जो विविधताएं हैं, हम जो एक दूसरे से अलग हैं, वो अलग होना बुरी बात नहीं है, उसके पीछे के कारण समझो और उसको सेलिब्रेट करो। तो जैसे अगर देखें कोई भाषा बोल रहा है, कहीं कोई अलग कपड़े पहन रहा है, कहीं कोई अलग खाना खा रहा है, तो उसके पीछे के सारे जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल और कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। This understanding builds respect and cooperation among communities। ठीक है, और जब हम ये समझ लेते हैं तो कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंट लोगों के बीच में एक हार्मनी, एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट आल्सो हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज हाउ इंडियन कल्चर बाइंड्स दिस डाइवर्सिटी टुगेदर थ्रू एन अंडरलाइंग यूनिटी, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, और ये चीज क्या करती है, जब हम एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट में हमेशा बोलते आता हूं कि इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस। हमारे डिफरेंसेस कभी हमें डिवाइड नहीं करते हैं, इट्स आवर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोस डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस। हम उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं और इस कारण हम विभाजित होते हैं। और जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे अलग है तो वो गलत नहीं है, वो मेरा ही तो हिस्सा है। कश्मीर में बैठा एक व्यक्ति और केरला में एक बैठा व्यक्ति, दोनों बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजंस हैं। और जब हम इसे समझते हैं, जो समझने की काबिलियत हमें सोशल साइंस से मिलती है, इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार है। ये आपको एक इंसान बनाता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको वो कह सकते हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डेप्थ देता है कि जिसमें आप समझ पाओ कि क्या हुआ अगर अलग है तो ही मेरे देश का हिस्सा। इनफैक्ट मेरा देश सोचो, मैं तो दुनिया के टर्म्स में देखूंगा कि अलग अलग लोग अगर अलग अलग देश में है तो वो इंसान और उनके ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक रीजंस हैं जिस कारण वो अलग है, और उन्हीं को पढ़ना तो सोशल साइंस है। ठीक है, दिस इज व्हाई दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगर उसके बाद में भी अगर आप सोशल साइंस से जुड़े रहे, मुझसे जुड़े रहे, तो ये सफर बहुत सुरहाना होगा। क्योंकि आप इसमें देखो, साइंस आपके लिए है ना इंजीनियर्स बना देगा, साइंस आपके लिए क्या करेगा ना, डॉक्टर्स बना देगा। अब वो डॉक्टर्स ब्रिजेस बनाएंगे, वो मतलब इंजीनियर्स ब्रिजेस बनाएंगे, डॉक्टर जो हैं तो वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ध्यान रखेंगे पेशेंट्स का। कोई एआई इंजीनियर बन जाएगा, कोई क्या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम करेगा। सोशल साइंस क्या बनाएगा? क्यों सर, सोशल साइंस क्या बनाएगा? सोशल साइंस आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, और एक अच्छा इंसान एक अच्छा समाज बनाएगा, एक अच्छा देश बनाएगा। तो इसलिए सोशल साइंस भी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। आया समझ में? तो विद दिस नोट, ध्यान रखना अपने को साल भर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, बहुत कुछ समझेंगे, है ना। तो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिटीजन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो उन सिटीजन्स का अवेयर होना जरूरी है। लॉज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइड हाउ पीपल लिव टुगेदर। ठीक, ये सिविक्स का पार्ट हो गया। व्हेन यू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, यू आर बेटर प्रिपेयर्ड टू पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली इन सिविक लाइफ। ये चीज ध्यान रखना कि मुझे क्या लेना सर चुनाव से, मुझे क्या मिलेगा चुनाव से, मैं क्या करूं चुनाव के बारे में पढ़ के, जान के, समझ के। लेकिन वो चुनाव के बारे में पढ़ना, जानना, समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे चुनाव के बारे में, तो आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के अंदर सरकारें कैसे चलती है उस फंक्शन को कैसे समझोगे, आप उस देश के अंदर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं उसे कैसे समझोगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल साइंस जो है आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। सोशल साइंस आपको हिम्मत देता है, वो शक्ति देता है कि आप सवाल उठाओ, है ना। सोशल साइंस ऑल्सो स्ट्रेंथन योर एबिलिटी टू थिंक एंड शेयर
थिंक अबाउट शेयर्ड चैलेंजेस। जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो कि जो बर्फ पिघल रही है पहाड़ों पे अंटार्कटिका में, उन बर्फ के पिघलने से ऐसा नहीं है कि जिस देश में पिघल रही है उस देश को ही प्रभाव पड़ेगा। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि बर्फ के पिघलने से सबको प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप आपके शेयर्ड चैलेंजेस को बेटर समझ पाते हो। टेररिज्म किसी एक धर्म से या किसी एक देश से नहीं जुड़ा हुआ होता है, टेररिज्म ह्यूमैनिटी को इंपैक्ट करता है। या आप सोशल साइंस में पढ़ते हो तो आप अपने शेयर्ड चैलेंजेस समझते हो। व्हेन यू हियर अबाउट इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और अर्बन ग्रोथ, यू लर्न to ask informed questions about their causes, effects and possible solutions। ठीक है, तो सोशल साइंस में जब आप ऐसे मुद्दे पढ़ते हो ना, कैसे मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है किसी एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। जो बेरोजगार है उस बेरोजगार के बेरोजगार होने से देश भी प्रभावित होता है, आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो जब आप सोशल साइंस में ये सारी चीजें पढ़ते हो तो आप क्या करना स्टार्ट करते हो, इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो अबाउट द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है, this habit of careful questioning and reasoning is essential for addressing problems that affect society as a whole। तो आप समाज के बारे में सोचते हो क्योंकि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो। This is why we need to study social science। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीन अलग अलग खिड़की नहीं है, ये तीन अलग अलग खिड़की सामने से दिख सकती है मगर अंदर में एक गलियारे से जुड़ी हुई एक ट्रेन है, ठीक है, जो चल रही है, जो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपस में लेके चलती है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट एंड वी बिकम बेटर इक्विप्ड टू मेक वाइजर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, मैंने जो बताया ना कि वी विल लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, तो आप पास्ट से पढ़ के अपना प्रेजेंट समझ सकते हो और भविष्य क्या हो सकता है ये जान सकते हो। दिस इज व्हाट मेक्स सोशल साइंस अ रेलेवेंट सब्जेक्ट इन टुडेज एरा। आया समझ में? बताओ, क्लियर हुआ? आया समझ में? तो तैयार हो सोशल साइंस पढ़ने के लिए? देखो ये चैप्टर मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, दिस चैप्टर विल नॉट बी अबाउट सम स्टोरीज, दिस चैप्टर विल नॉट बी अबाउट मेनी क्वेश्चंस। हो सकता है किसी किसी की स्कूल में चैप्टर पढ़ाया ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि जिसको समझ नहीं है इस चीज की कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपने कोई कहानी पढ़ी नहीं, पढ़ी, कोई नाम ध्यान आया नहीं, दो चार बुक के नाम ध्यान आए होंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको वो पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्यों सोशल साइंस पढ़ना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आया? अब बता दो जल्दी। हाँ, अगले पार्ट में, अगली क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे ना। अगली क्लास में जैसे आप देखेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस और ये सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस। देखो योर 2 ईयर लॉन्ग जर्नी जो अभी से बता दी कि आप 2 साल में क्या क्या पढ़ोगे सोशल साइंस में, और क्वेश्चंस, और ये कुछ क्वेश्चंस है ना, और ये कुछ क्वेश्चंस ये अपन कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस और ये वाला पार्ट, और कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के क्यूट नोट्स भी दे दूंगा, इस चैप्टर का टेस्ट पेपर भी बनाया मैंने, तो एक टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व करना होगा वंस द चैप्टर इज डन। मंडे हो गया, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और कल थर्सडे है, थर्सडे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर फ्राइडे सैटरडे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, मंडे में वापस आऊंगा तो ज्योग्राफी का चैप्टर उठाएंगे अपन। ठीक है बाबू, तो अभी के लिए कर दे समाप्त इस चीज को। द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस कल पढ़ते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें सोशल साइंस में पास्ट ही पढ़ना है, भविष्य में सोशल साइंस आपको और क्या क्या डोमेन्स खुलेगा ये भी तो समझना जरूरी है। चलो भाई, इसी बात पे आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अभी तो आपकी एक और क्लास होना है 9th की। बाय, ठीक है, बाय।